Today we are going to learn our new chapter from history, and it is very interesting chapter because it's depend on our country, India. How did the nationalism came in India? So our chapter name is Nationalism in India. Means India में nationalism की feeling कैसे आई? So as you have seen that in our 9th class में हमने देखा कि how did the nationalism came in India or all the world through the French Revolution. हमने देखा था सबसे पहले जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी that was came in India फ्रांस में आई थी, and that there was the formation of the nation states का फॉर्मेशन किया गया था, and after that revolution spread all over the world. धीरे धीरे वो जो revolution है वो सारी दुनिया में फैलना शुरू हो गया था. मीन्स इसका मतलब है पीपल अंडरस्टैंडिंग हु दे आर. मीन्स लोगों को अब लगने लगा कि हम कौन है, व्हाट्स आवर फीलिंग, हमारी फीलिंग क्या है और हमें क्या करना चाहिए. जैसे नेशन स्टेट्स जब आया उसके बाद पहले तो लोग इंडिविजुअल रह रहे थे, तो दे केयर ओनली अबाउट देयर सेल्फ, वो अपने खुद का ही केयर कर रहे थे. बट व्हेन द नेशन स्टेट्स केम, जब नेशन स्टेट्स आए, ऑल द रिलीजियंस पीपल केम टुगेदर, और जब साथ में आने के बाद उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है वो देवर शेयरिंग देयर फीलिंग्स, उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर की, और उसके बाद उनको लगने लगा कि अब हमें भी क्या होना चाहिए, यूनाइट होने चाहिए, हमारे में भी यूनिटी आना चाहिए. उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया. जो अलग अलग बाउंड्रीज में रह रहे थे वो लोग एक साथ, हमने देखा नेशन स्टेट्स पहले तो एक ही इंडिया था, वो अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया गया था बाद में, लेकिन इसे पूरा टुकड़ा एक करके एक नेशन स्टेट्स फॉर्म किया गया था. अब अलग अलग रहने वाले लोगों की फीलिंग डेफिनेटली अलग होगी, उनकी थिंकिंग अलग होगी, उनकी कल्चर अलग होगी, ट्रेडिशनल अलग होगी, लेकिन इन सबको जब एक अम्ब्रेला में लाया गया तो इन सब में क्या आने लगी, यूनिटी आने लगी. एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट द स्ट्रगल फॉर देयर फ्रीडम. तो हमने देखा कि इन आवर इंडिया 150 इयर्स जो हमने देखा 150 इयर्स तक की ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, अपना पावर शो किया था, यहाँ पे वो रह रहे थे, और ये लोगों ने रियलाइज किया कि ये क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश कॉलोनी हमारे ऊपर पावर दिखा रही है, हमारे ही एरिया में आकर वो अपने आप को पावरफुल बता रही है और हमारे लोगों को वो डोमिनेट कर रही है. तो इसीलिए हमें क्या करना है, निग्लेक्ट कर रही है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसके खिलाफ आवाज उठानी. एंटी कॉलोनियल मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया लोगों ने, मीन्स इन ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया. धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को यूनिफाइड करना शुरू कर दिया कि अब हमें क्या करना चाहिए. उन्होंने ग्रुप फॉर्म करने शुरू कर दिए, एक में से फीलिंग शेयर करनी शुरू कर दिए. एंड इफेक्ट्स ऑफ, उन्होंने जो ऑपरेसर थे और जो ऑपरेस थे उन्होंने ऑपरेशंस के खिलाफ आवाज उठाई, और उन्होंने फिर धीरे धीरे रियलाइज किया कि अब हमें एक नेशन क्रिएट करना है. एंड नोशन ऑफ द फ्रीडम, हमें फ्रीडम का नोशन चाहिए, यूनिटी चाहिए, आज़ादी चाहिए. और ये सारी जब वहाँ पे वैरायटी के लोग थे, लेकिन वो कब हो सकता था, जब सारे एक अम्ब्रेला के आपके अंदर आकर वर्क कर सकें. दैट टाइम द इनिशियल स्टेप वाज द, इसकी इनिशियल स्टेप थी, दैट वाज द महात्मा गांधी. वहाँ पे कौन थे, महात्मा गांधी थे, कांग्रेस लीडर, और उन्होंने सबसे पहले मूवमेंट करना शुरू कर दिया. उन्होंने सारे लोगों को एक साथ लाया, टुगेदर लाया, देन दे स्टार्टेड मूवमेंट. बट द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन कभी भी देखिए यूनिटी बिना कॉन्फ्लिक्ट के नहीं आती है. तो इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट द हाउ डिड द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट. इंडिया को इंडिपेंडेंट कैसे मिला, कैसे इंडिया में इंडिपेंडेंट आया. ये इजीली एक रात में नहीं आया, इसके लिए हमारे जो लीडर्स है उन्होंने स्ट्रगल किया, और किस तरीके से स्ट्रगल किया, किस तरीके से समझौता किया, ऑल दीज थिंग्स आर वी स्टडी इन दिस चैप्टर. सो द फर्स्ट सब टॉपिक इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने देखा, इट वॉज वेरी डेंजरस वॉर, ये बहुत डेंजरस वॉर था. मीन्स दुनिया में ऐसा दूसरा कोई वॉर ही नहीं था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो उसके बाद इसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट करके नाम दिया गया. इसमें देखा था हमने कि जर्मनी की तो हालत बहुत खराब हुई थी. मीन्स सारे जो पूरी दुनिया इसकी चपेटे में आई थी. ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1932 में, जो आपने ऑलरेडी 9th
हमने देखा कि कैसे वर्ल्ड में 1932 को ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा जाता है। तो इस समय हमने देखा कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कवर किए गए हैं कि किस टाइप से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रिजल्ट था। तो क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, हमेशा अगर वॉर होता है तो उस समय इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज हो जाती है, हमें पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो जाती है, उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ओके, तो इन 1919 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 का इंसिडेंट देखेंगे कि 1919 में क्या हुआ, जो द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग इन द न्यू एरियाज, नए एरिया में स्प्रेड होने लगी एंड इन कोऑपरेटिव न्यू सोशल ग्रुप्स फॉर्म हुए, नए ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे, डेवलपिंग न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, में स्ट्रगल के नए नए तरीके आने लगे था। हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट, हम इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे एंड व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, उसके लिए हमें क्या इम्प्लीकेशन करना है, यहाँ पे बताया गया है कि क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, increase custom duties and introduction of income tax, forced recruitment of villagers in army, crop failure in many parts of the India leading to shortage of food and spread of epidemic killing million of people. Let us see, इसको देख लेते हैं हम कि first of the war created new इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जैसे मैंने बताया कि जब भी वॉर आता है तो सिचुएशन टोटली चेंज हो जाती है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या पॉलिटिकली हो। ह्यूज क्या हो जाता है, ह्यूज एक्सपेंडिचर हो जाता है, मींस खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें वॉर में लड़ने के लिए, अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में हम खर्चा करते हैं, हमें वेपन्स की जरूरत पड़ती है, हमारे लोगों को फूड की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वॉर के ऊपर बहुत सा खर्चा करना पड़ता है। तो इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, मींस डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। देन उसके बाद इंक्रीज कस्टम ड्यूटीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन एज इट इज रहे या उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए वो एरिया में या वो कंट्रीज में कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती है, नए नए इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि उससे क्या हो, गवर्नमेंट के पास पैसा आए। फिर उसमें एक चीज की गई थी कि वर्ल्ड वॉर के समय तो बहुत से सोल्जर मारे गए थे, तो लोगों को फोर्स किया गया था, फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ विलेजर्स इन आर्मी, कि तुम जाओ और आर्मी में भर्ती हो जाओ। सेम थिंग हमने देखा था कि नेपोलियन के समय नेपोलियन कोड ये बहुत अच्छा था, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसमें एक था कि उसने लोगों को फोर्स किया था कि आपको क्या करना है, यू शुड ज्वाइन द आर्मी, आपको आर्मी से ज्वाइन करना ही चाहिए। और सेम यहाँ पे भी फोर्स किया गया विलेजर्स को कि तुमको क्या करना है, आर्मी ज्वाइन करना है। एंड थ्रू द वॉर इयर्स प्राइसेस इंक्रीज, प्राइसेस जो है बढ़ गए थे 1930 से लेके तो 1918 तक के, एंड लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप। और वहाँ पे क्या आई थी, प्राइसेस बढ़ गए थे तो हार्डशिप जनरली आई थी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि उतना वो अनाज ले सके। एंड विलेजर्स वेर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर, को सोल्जर सप्लाई करने के उन्हें फोर्स किया जाता था कि तुम जाकर मिलिट्री में एडमिट हो जाओ। देन द 1918 टू 1920 क्रॉप फेल हुआ था। देन क्रॉप फेलियर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ फूड, मींस 1918 से लेके तो 19 तक के और 1920 से लेके तो 21 तक के, मींस ये जो सिचुएशन थी 1980 से 19 एंड 1920 से 21, ये जो सिचुएशन थी, ये सिचुएशन में क्रॉप फेलियर हुए थे इंडिया के बहुत से पार्ट में। शो इसलिए क्या हुआ था, वहाँ पे देयर वाज अ फूड शॉर्टेज, और फूड शॉर्टेज हो गया था। फूड शॉर्टेज की वजह से लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा था, वहाँ पे इन्फ्लुएंजा हो गया था, स्प्रेड द एपिडेमिक आ गई थी, बहुत बड़ी मात्रा में महामारी हो गई थी। और उसमें 1921 में 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड एपिडेमिक, में फेमाइन आ गया था और एपिडेमिक आ गया था, इसकी वजह से 12 से लेके तो 13 मिलियन लोग उसमें मारे गए थे उस एपिडेमिक में और उस फेमाइन में। तो इस तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बारे में आप देख सकते हो कि इसने क्या किया था। इसने न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की थी, डिफेंस
एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया था, देन इंक्रीज कस्टम ड्यूटीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, देन फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ विलेजर्स इन आर्मी एंड क्रॉप फेलियर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ फूड शॉर्टेज हुआ था, एंड देन द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक किलिंग मिलियंस ऑफ पीपल, मींस लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में लोग वहां पे मारे गए थे। तो पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड आफ्टर द वॉर एज मींस क्या होगा, वॉर वाज ओवर बट दैट डिड नॉट हैपन। लोगों को लग रहा था कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगा तो हमारी हार्डशिप भी खत्म हो जाएगी, बट दिस थिंग वाज नॉट हैपन। ऐसी चीजें वहां पे कुछ भी नहीं हुई। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर पॉइंट अपील हुए थे, मींस आए थे एक नए लीडर, देयर नेम वाज महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी आए थे और उन्होंने नए नए स्ट्रगल दिए थे। उन्होंने लोगों को कहा था कि हमें नॉन वायलेंस होकर हमें क्या करना है, स्ट्रगल लेना है। तो लेट अस सी, हमें अब देखना है महात्मा गांधी जी के बारे में कि उन्होंने क्या कहा था, उनका क्या है, उन्होंने क्या लाया था, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। उनका था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है, फर्स्ट हो गया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसके अंदर का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा 1.1 है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये 1.1 है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह, ओके। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह के आइडिया देख लेते हैं हम कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के आइडिया लेकर आए थे, क्या कहना था उनका सत्याग्रह से रिलेटेड। ओके, से नेक्स्ट सब टॉपिक जो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर का ही एक टॉपिक है 1.1 द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। फर्स्ट इज एमर्जेंस ऑफ गांधीजी 1915 विद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। 3 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गांधीजी विद सत्याग्रह। फर्स्ट इज 1916 चंपारण या बिहार अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। सेकंड इज 1917 खेड़ा व्हिच इज इन गुजरात demanding relaxation in revenue collection, and 1980 Ahmedabad which is in Gujarat in support of cotton mill work. As we have seen that Gandhiji came from South Africa in India in 1950, and at that time he brought with his the system which was the satyagrah or non-violence. Satyagrah, satya ka agraha, non-violence means with truth. In South Africa, we have seen that Gandhiji fought for the racial system. हमने देखा है साउथ अफ्रीका में in your 9th class you have seen that in South Africa there were also the discrimination among the white people and black and colored people. उनके बीच में जो स्ट्रगल था, तो वहाँ पे भी स्ट्रगल किया था महात्मा गांधी ने, जिसे क्या कहा जाता था, सत्याग्रह कहा जाता था। सेम थिंग हैपन इन इंडिया। इंडिया में जब गांधी जी आए उन्होंने रियलाइज किया कि यहाँ पे भी स्ट्रगल करने की बहुत जरूरत है। सो दे एम्फसाइज ऑन गिव इम्पोर्टेंस टू द ट्रूथ एंड टू नीड टू सर्व द ट्रूथ। उनका कहना था कि हमें ट्रूथ की खोज करना चाहिए, एंड इफ वी आर विद अ राइट कॉज एंड हमारे पास राइट कारण है और वी स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस, दैट टाइम नो नीड टू वायलेंस। वायलेंस की जरूरत नहीं है, हमें क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंस होकर काम करना चाहिए, हमें वायलेंट होकर काम नहीं करना चाहिए। वी रियलाइज पीपल टू क्वालिटी और द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रूथ। हमें लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि ट्रूथ का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम सच के साथ हैं तो हमें कोई भी अपोज नहीं कर सकता है, और उस समय हमें नो नीड टू वायलेंस, हमें वायलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम नॉन वायलेंट होकर ही हमारे मूवमेंट को आगे चलाएंगे। तो उसमें उन्होंने जो धर्म का बताया था, धर्म ऑफ नॉन वायलेंस वुड यूनाइट
करना है, गांधी जी का ये कहना था। और गांधी जी ने उसी तरीके से, हम अभी भी जानते हैं कि सत्य अहिंसा में, सत्य के साथ चलो, अहिंसा के साथ चलो, ऐसा गांधी जी का कहना था कि किसी ने कितना भी वायलेंट होकर काम किया तो हमें वायलेंट होकर काम नहीं करना है, हमें नॉन वायलेंस होकर काम करना है, लोगों को उतने ही प्यार से हैंडल कर हमें अपनी जीत हासिल करना है और तभी हम जीत हासिल करेंगे। अभी भी कहा जाता है कि कहते हैं लोग कि आप सच हो, आप सच के साथ हो तो सच में आपकी जीत होगी, और डेफिनेटली होती है। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो एक झूठ बोलने के लिए आपको बहुत से झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन एक सच बोलने के लिए आपको कहीं भी किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। पता चल जाता है कि नहीं, ये हमेशा क्या करता है, पर्सन सच बोलता है और जीत आखिर में आपकी होती है। तो गांधी जी ने उसी तरीके से स्ट्रगल दिया। तो गांधी जी ने सबसे पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह, बहुत से जगह उनके सत्याग्रह सक्सेसफुल भी, उसमें से सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने किया था 1916 में। इट वाज हेल्ड इन चंपारण व्हिच वाज इन बिहार एंड फॉर द रीजन ऑफ अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वहां पे जो प्लांटेशन सिस्टम था, वहां पे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनके साथ बहुत क्या कर रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, और इसी की वजह से गांधी जी ने 1916 में चंपारण में, बिहार में जो है उसके खिलाफ आवाज उठाई, प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। हमको आता है एग्जाम में आता है, किसी ने मैप में आता है कि 1916 में गांधी जी ने कहाँ पे प्लांटेशन सिस्टम अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम किया था। तो इन चंपारण में, बिहार के पार्ट में, स्टेट में आपको चंपारण में शो करके दिखाना है कि 1916 में महात्मा गांधी ने चंपारण में क्या किया था, अगेंस्ट मींस स्ट्रगल किया था। देन सेकंड उनका स्ट्रगल हुआ था 1917 में खेड़ा, व्हिच वाज इन गुजरात एंड फॉर द रीजन ऑफ डिमांडिंग रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। वहां पे रेवेन्यू बहुत बढ़ चुका था और वहां पे जो क्रॉप था, क्रॉप फेलियर होने की वजह से द फार्मर वर नॉट एबल टू गिव द रेवेन्यू, सो द गांधी जी वांट टू गिव द रिलैक्सेशन टू द रेवेन्यू। दैट टाइम दे स्टार्टेड देयर स्ट्रगल इन गुजरात, खेड़ा व्हिच वाज इन गुजरात, एंड इन द ईयर ऑफ 1917, डोंट कंफ्यूज, इन 1916 he was started struggle in Champaran, and 1917 he was struggle in Kheda. Then in 1918 he was struggle in Ahmedabad, which is in Gujarat, in support of the cotton mill worker. There was also the वहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था इसका, कॉटन मिल वर्कर का। तो उनको भी उस सिचुएशन से निकालने के लिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में 1918 में क्या किया था, स्ट्रगल किया था। दिस 3 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गांधी जी विद सत्याग्रह, ये 3 एक्सपेरिमेंट किए थे और दिस वर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, उनके लाइफ में उन्हें इसमें सफलता भी मिली विद द नॉन वायलेंस। उसके लिए उन्होंने कोई भी वायलेंट नहीं किया था, नॉन वायलेंट होकर उन्होंने 3 सत्याग्रह किए थे, विच वर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेटली आपको पूछा जाता है, वो भी मैप वर्क में पूछा जाता है। इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली, मैप वर्क आता है और आपको क्वेश्चन आएगा भी। तो इस डिफाइन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह की आइडिया आपको डिफाइन करना है। तो उस समय आपको ये सारा लिखना है कि गांधी जी ने किस तरीके से सत्याग्रह की आइडिया रखी थी और कहाँ उन्होंने सत्याग्रह किया था। गॉट इट? Okay, so here are some questions. Why was सत्याग्रह organized in चंपारण? चंपारण में सत्याग्रह क्यों ऑर्गेनाइज किया था महात्मा गांधी ने? ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज बेस पे भी आ सकता है कि टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम, टू अपोज टू सपोर्ट द मिल वर्कर्स, इस टाइप का आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि सपोर्ट करने के लिए या टू अपोज द ब्रिटिश लॉज को अपोज करने के लिए। तो क्यों किया था उन्होंने, ऑर्गेनाइज किया था चंपारण में? बिकॉज अगेंस्ट ऑफ द प्लांटेशन वर्कर, प्लांटेशन के खिलाफ जो प्लांटेशन कर रहे थे या प्लांटेशन सिस्टम, टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम, इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम। देन गांधीजी's आइडिया which emphasize the truth and non-violence is referred to as स्वराज, उसको स्वराज कहा जाता है। जो गांधी जी की आइडियाज थी कि हमें क्या करना है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को के साथ ही हमें लड़ना है, तो उसे स्वराज कहा जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग?
It's your homework. Okay, then express the idea of सत्याग्रह according to गांधी जी. सत्याग्रह की आइडिया क्या थी गांधी जी के तरीके से देखा जाए तो जस्ट हमने अभी पढ़ा है कि सत्याग्रह स्ट्रेस ऑन द पावर ऑफ द ट्रूथ एज वेल एज नीड टू सर्च द ट्रूथ. ये फर्स्ट है कि सत्याग्रह ने किसके ऊपर एम्फसाइज किया था, द पावर्स ऑफ ट्रूथ एज वेल एज नीड टू सर्च द ट्रूथ. सेकंड है इट एडवोकेटेड दैट फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस एंड राइट कॉज. हम किसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, इनजस्टिस के खिलाफ, और किसके साथ, राइट कॉजेस के साथ. तो उस समय आपको क्या करना है कि द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी फॉर दैट सिचुएशन. तो उस समय आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत ही नहीं होना है, आपको नॉन वायलेंस होकर वर्क करना है. थर्ड, वन कैन विन द ऑपरेसर इवन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस. ऑपरेसर शुड बी मेड टू सी द ट्रूथ. मीन्स अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो जो ऑपरेसर्स है उन्हें क्या करना चाहिए, ट्रूथ को खोजना चाहिए, सच्चाई के साथ चलना चाहिए. अकॉर्डिंग टू गांधी जी सत्याग्रह इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोटेस्ट. गांधी जी के तरीके से देखा जाए तो जो सत्याग्रह का था, जो उनका सत्याग्रह करने का जो तरीका था तो वो सबसे बेस्ट तरीका है. कहा उन्होंने इसके साथ हम प्रोटेस्ट कर सकते, उसमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता है और नॉन वायलेंस होकर सभी की डिमांड पूरी हो जाती है. तो इस तरीके से हमने देखा है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एज वेल एज we have seen questions. Please note down all these questions and answer in your notebook. Then in our next video we will see the Rowlatt Act. That is also very interesting topic. Means इसका हर टॉपिक आप देखोगे तो सारा टॉपिक इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू आवर इंडिया. हमारे इंडिया से रिलेटेड क्या, हमारे इंडिया के बारे में ही है, इसीलिए हमें ये चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट आता है. आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी चैप्टर के थ्रू कि किस तरीके से इंडिया में स्ट्रगल आया था. ओके, थैंक यू वेरी मच.